इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर होने के बाद सबसे पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, इनका फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इनका था। देखिए जे थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम जो है ये स्फेरिकल रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। एटम इट इज़ अ सर्कुलर और स्फेरिकल स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि एटम इज़ अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे देखिए, एटम इज़ अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज स्फेयर में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ठीक है, मतलब जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन में जो उसके काले काले बीज होते हैं वो जगह 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 लगे होते हैं, वैसे ही इस पूरे मतलब जो स्फेयर है इसमें इलेक्ट्रॉन को एम्बेडेड किया हुआ है। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये भी कहा था जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन जो है उनका एटॉमिक मॉडल में क्या था, 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, एटम इज़ अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। थर्ड, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जे थॉमसन का जो मॉडल है इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। बट क्योंकि जे थॉमसन बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता पाए थे, इसलिए या आप कह सकते हो दूसरा एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का आ गया, जिसकी वजह से जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। सेकेंड जो मॉडल आया था वो आया था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम के मॉडल को एक्सप्लेन किया था। रदरफोर्ड जो थे ये एक बिजनेसमैन थे, इनका काम था अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराना। तो उसी थ्रू मतलब ड्यूरेशन इनको ये एक्सपेरिमेंट जो है मतलब डिस्कवर हुआ। ये एक्सपेरिमेंट था क्या, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स का मतलब होता है बच्चों, अल्फ़ा पार्टिकल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर +2 चार्ज होता है और इसका मास 4 mu होता है। या आप कह सकते हो ये हीलियम का न्यूक्लियस है। भाई हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल मास कितना होगा 4 mu। तो हीलियम का न्यूक्लियस जो है उसे कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने किया क्या? रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कराया और वो अल्फ़ा पार्टिकल जो है आगे एक गोल्ड फॉइल पर जाकर हिट कराया, बम्बार्ड कराया और उसके आगे एक फ्लोरोसेंट की स्क्रीन लगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आई इस पूरे एक्सपेरिमेंट से। जो इसकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये है कि नियरली 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड। मीन्स जो रेस थी वो गोल्ड फॉइल पर हिट करने के बाद सीधी आगे पास होती चली गई। अब आप कहें कैसे पता लगा आगे पास होती गई, तो उसके लिए यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई है जिस पर हिट करने पर ये ग्लो कर रही थी, उससे पता लग रहा था। तो क्या कहा, नियरली 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड। ठीक है, बगैर डिफ्लेक्शन के पास हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला? अगर पास अनडेविएटेड जा रही है मतलब बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है। ऑब्स्टेकल नहीं होने का मतलब ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना कोई और चीज़ है, हॉलो पार्ट है। हॉलो पार्ट है, सीधा सीधा निकलता चला गया आगे। ठीक है, सेकंड था कि सम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। मतलब कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है बेटे, अब देखिए जो रेज न्यूक्लियस के पास से पास हुई वो डिफ्लेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अल्फ़ा क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इसलिए जो न्यूक्लियस के पास से पास हुई उन्होंने थोड़ा डिफ्लेक्शन शो किया। एंड वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स रिटर्न्स बैक। बहुत कम का मतलब यहाँ पर है 1 of 20,000, मतलब 20,000 में से एक रे बैक आ रही थी। अभी जो बैक आ रही थी
इसका कंक्लूजन ये था कि ये जाकर न्यूक्लियस पे हिट कर रही है। अच्छा, देखिए बहुत कम रेज वापस आ रही है, मतलब न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होगा, तभी बाकी उसके आसपास से जो जा रही है वो डिफ्लेक्ट हो जा रही है, जो दूर से जा रही है वो सीधे पास होते जा रही है। तो न्यूक्लियस जो है ये स्मॉल रीजन होता है, ये कंक्लूजन यहाँ से निकला। तो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल पेश किया वो इन कंक्लूजन्स पर अपना मॉडल दिया। और रदरफोर्ड का जो पहला पॉइंट था वो ये था कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ हॉलो। भाई क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या हुआ कि रेज जो है स्ट्रेट पास होती चली गई, तो हॉलो पार्ट है, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ हॉलो। ये पहला पॉइंट था रदरफोर्ड का। सेकेंड पॉइंट रदरफोर्ड ने दिया, वो ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज रिसाइड इन वेरी स्मॉल स्पेस। मतलब कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जो बहुत स्मॉल पोजीशन पे है, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड इन वेरी स्मॉल स्पेस विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है बेटे। उसके बाद द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, मतलब न्यूक्लियस जो है वो हैवी होता है। जो हम एटम को डिफाइन करते हैं तो यही कहते हैं ना, या रदरफोर्ड ने जो अपने एटम को डिफाइन किया यही कहा कि एटम जो है इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड हैवी न्यूक्लियस है। अब हमें कैसे पता लगे ये हैवी है? तो हैवी इस तरह से पता लगा बेटा कि जब बम्बार्डमेंट कराई थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो अल्फ़ा पार्टिकल हिट होने के बाद वापस आई। अल्फ़ा पार्टिकल का मास क्या था? 4 AMU। ठीक है। अगर न्यूक्लियस का मास कम होता तो ये क्या करते, ये इसको ढकेलते हुए आगे निकल जाते या इधर उधर कहीं शिफ्ट हो जाते। बैक आने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए साइकिल सवार हो, उसकी ट्रक से टक्कर हो जाए तो साइकिल सवार ही पीछे आएगा, ट्रक तो पीछे जाएगा नहीं। तो वैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं ये आपके पॉजिटिव चार्ज हैवी होते हैं, न्यूक्लियस हैवी होता है। ठीक है। नेक्स्ट था, क्योंकि ये तो वो पीछे नील बोहर जे थॉमसन ने भी कहा था कि एटम न्यूट्रल होता है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तभी न्यूट्रल एटम है, एटम न्यूट्रल है। नेक्स्ट पॉइंट कहा था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल है। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसीलिए बहुत कम रेस रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि जाके कम ही हिट करेंगे, छोटा सा होगा, बाकी अगल बगल से निकलती चली गई। तो उससे कंक्लूजन ये निकाला कि जो एटम है उसका साइज 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 है। अब डिफरेंस देखो, ऐसे सपोज कर लो कि न्यूक्लियस हमारा हो गया क्रिकेट का बॉल और एटम हो गया स्टेडियम। अब आप कंपेयर करो, एक बॉल रख दो बीच में और स्टेडियम पूरा, इवन इससे ही बड़ा हो सकता है। ये एटम कितना टाइम्स ग्रेटर होगा? 1,00,000 टाइम, 10⁻⁻5 का डिफरेंस है, मतलब आपका 1,00,000 गुना एटम जो है न्यूक्लियस के साइज से बड़ा है। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया? ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रोटेट रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट। ये भी कंक्लूजन था किसका? रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड ने जो अपना कंक्लूजन ये निकाला था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, ये कैसे पता लगा कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, कोई और तरह की मोशन क्यों नहीं है, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर या किसी और फॉर्म में, ये सर्कुलर ही क्यों रिवॉल्व करते हैं? तो उसके पीछे बेटा रीज़न ये है, ये हमारे पास देखिए एक एटम है, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों आपस में, इनके बीच में प्लस माइनस चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा और एटम ख़त्म, एटम डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम दूसरी तरह से देखें, क्योंकि क्या कहा था रदरफोर्ड ने कि ये मर्ज नहीं होता, रदरफोर्ड ने कहा था सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है, जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब
इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो इसके सर्कुलर मोशन को हेल्प करती है। अब ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसके प्लस माइनस चार्ज के बीच में, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दोनों जो सर्कुलर मोशन में है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में मर्ज नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन जो कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसके पीछे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर मेंटेन रखती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इनका जो आपके रदरफोर्ड है, इनका मॉडल फेल हुआ। रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ इतनी कंक्लूजन के बावजूद। ठीक है, अब रदरफोर्ड के मॉडल का फेल होने के पीछे रीज़न क्या है? देखिए, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या कंक्लूजन निकाला आपने कि एटम जो है ये सेंट्रली लोकेटेड हैवी न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसी टाइम पर या उससे पहले मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी। मैक्सवेल ने ये कहा कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में या किसी ऑर्बिट में, वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करेगा। अब रेडिएशन एमिट होने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी एमिट हो रही है, और अगर एनर्जी एमिट हो रही है, लॉस कर रहा है एनर्जी, तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। देखिए, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से ट्रैवल शुरू किया, एनर्जी रेडिएट होती गई, डिस्टेंस कम होता गया, एक टाइम आएगा जब जाके न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। बट रदरफोर्ड तो कह रहे थे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, बट मैक्सवेल ने कहा तो चार्ज पार्टिकल है, रेडिएशन भी शो करेगा। तो यहाँ पर रदरफोर्ड की थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, उससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि एटम तो स्टेबल ही नहीं रहा। भैया एटम जब इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में मिल जाएगा तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में एटम डिस्ट्रॉय, और अगर एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कोई चीज़ बचेगी नहीं, क्योंकि हर चीज़ एटम की बनी हुई है। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से मतलब एटम जो है, इसको अगर हम टेक्निकल टर्म में बोलें तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी नहीं थी एटम। मतलब जो रदरफोर्ड थे ये अपने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एटम स्टेबल क्यों होता है। ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी एटम की नहीं दे पाए थे। कौन? रदरफोर्ड। ठीक है, पहला फेलियर इनका ये था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकेंड फेलियर जो इनका था वो ये था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है? हालांकि स्पेक्ट्रम का टॉपिक पूरा आपको आएगा आगे, बट स्पेक्ट्रम फिलहाल पढ़ते चलते हैं। देखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, अगर आप किसी एक गैस की रेस को प्रिज्म से पास कराएं, तो प्रिज्म से पास होने पर आगे अगर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाए तो आपको एक कलर का पैटर्न मिलता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। वायलेट, रेड, इंडिगो आपने पढ़ा ही। ठीक है, 7 कलर की बैंड होती है, वो स्पेक्ट्रम कहलाती है। अच्छा, ये पाया गया कि अलग अलग गैसों अगर हम प्रिज्म पे फॉल कराते हैं और स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, उनका स्पेक्ट्रम अलग आता है। जैसे आप हाइड्रोजन लें, उसका स्पेक्ट्रम अलग हुआ। मतलब जो कलर हम 7 कलर की बात कर रहे हैं, उस 7 कलर में 2 या 3 कलर आएंगे, या किसी और में कुछ और कलर आएंगे। तो ये ऐसे अलग अलग क्यों हैं? ठीक है, ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम क्या, इन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब हाइड्रोजन जो है उसका स्पेक्ट्रम हम इसलिए पढ़ते हैं बच्चों कि सबसे सिंपल एलिमेंट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। उसका स्पेक्ट्रम अगर पता चल जाएगा तो बाकियों का स्पेक्ट्रम भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये आपको थे पहले 2 मॉडल। कौन कौन से? जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड। इन दोनों के मॉडल, इन दोनों के फेलियर, इन दोनों के सक्सेस, वो हमने डिस्कस किए क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक देखिए न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है। न्यूट्रॉन के डिस्कवर का होना भी बाकी है। ठीक है, न्यूट्रॉन डिस्कवर होगा, और उसके बाद अभी हम पहले ही पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन डिस्कवर होने से पहले ही बोहर का मॉडल भी आ गया था। तो पहले हम बोहर का मॉडल डिस्कस करेंगे। बेटा काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। अब आगे कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने स्टार्ट करेंगे, कैसे ड्राइव हुआ, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको ऐसे याद रखनी है।
ठीक है बेटे, एटम पूरी हिस्ट्री है, मतलब किस तरह से एटम डिस्कवर हुआ, क्या हुआ, पूरी प्रॉपर हिस्ट्री आप कह सकते हो अलग अलग केस में। अच्छा, ये मॉडल की हम जो बात कर रहे हैं, देखो जैसे मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये डिस्कवर हो गए थे 18th सेंचुरी में, मतलब 1800 1890 के आसपास, ठीक है। पहला सबसे पहले एटम के बारे में किसने बनाया था? डाल्टन ने। कब बताया था? 1805-6 में। उसके बाद लगभग 70 ईयर जो है डाल्टन्स की थ्योरी ही रही, क्योंकि उस टाइम पर कोई नया कंसेप्ट नहीं आया, तब तक डाल्टन की थ्योरी चलती रही। उसके बाद ये जे थॉमसन वगैरह ने जब डिस्कवरी शुरू की, तब जाके डाल्टन का मॉडल फेल हुआ, बट इन लोग के मॉडल भी चलते रहे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी लगभग 1930 के आसपास। आप सोच सकते हैं कि लगभग 50 साल और लग गए डिस्कवर होने में, ठीक है। तो चीज़ों की इंफॉर्मेशन आती गई, चीज़ें आगे बढ़ती गई, एटम की पूरी एटम क्या होता है अगर देखा जाए बेटा, इतना स्मॉल पार्टिकल, उसमें इतनी सारी चीज़ें, ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट था डिस्कवर करना। आज तो हमें सब कराया मिल रहा है, हम तो पढ़ लेते हैं, बट उस टाइम पर जिन्होंने इसके बारे में सोचा ग्रेट लोग थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे। जैसे हम बोहर की बात करें, बोहर जो थे ये इन्होंने आइंस्टाइन को चैलेंज किया था, इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत कुछ इनका भी है। फैराडेज हैं, उनका बहुत डिस्कवरीज हैं, तो बहुत काम किया था इन लोगों ने, जो आज हम ईज़िली पढ़ लेते हैं।